अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल। पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे उत्तर पुरापाषाण काल। तो आइए पढ़ते हैं उत्तर पुरापाषाण काल। हमारा विषय है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। ठीक, आज पढ़ेंगे हम उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, इसे नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। ये नियो शब्द जो है लैटिन के नए या नवीन शब्द का जो द्योतक है, ये अर्थ देता है। तो इस काल की जो सीमा है वो 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इस काल की ये बात मैं पूर्व में भी बता चुका हूं। इस काल की समय सीमा इस काल की समय सीमा 3500 बीसी यानी ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की है। यानी ईसा से 3500 साल पहले से लेकर के 1000 साल। ठीक, तो ये नियो शब्द यूनानी भाषा का है। ठीक है, लैटिन जिसे कहते हैं, इसीलिए इस यानी इस काल को नौ पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं। इस काल की जो सभ्यता थी भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और सर्वप्रथम मेसुरियर ने इस सभ्यता या इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी में प्राप्त किया। 1860 में सर्वप्रथम 1860 में 1860 ईस्वी में मेसुरियर ने, ठीक, मेसुरियर ने उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से ठीक है, टोंस नदी घाटी से इस काल का
प्रथम प्रस्तर उपकरण यानी पत्थर का उपकरण, ठीक है, प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त किया था। प्रथम प्रस्तर उपकरण प्राप्त किया था। ठीक, पहला जो पत्थर का उपकरण प्राप्त किया था वो टोंस नदी घाटी से मैसूरियर ने, ठीक, 1860 में। इसके बाद 1872 में निवलियर फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। ठीक है, इसके बाद भाई आप जानते हैं कि अगर कहीं कोई सभ्यता प्राप्त होती है तो फिर क्रम से जो है उसके बारे में आगे प्रयास किया जाता है कि कहीं और स्थल तो नहीं है। तो उसी क्रम में सन 1872 में इसके बाद 1872 ईस्वी यानी 1872 में, ठीक, 1872 ईस्वी में निवलियर फ्रेजर ने निवलियर फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। ठीक है, बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के मुख्य स्थल के रूप में घोषित किया। किसके लिए? जो उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता थी। तो यूं कहें कि इसके बाद 1872 ईस्वी में निवलियर फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के मुख्य स्थल के रूप में मतलब उत्तर पाषाण काल के रूप में उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता
का मुख्य स्थल घोषित किया। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि दक्षिण भारत का जो बेलारी क्षेत्र है, कर्नाटक का जो बेलारी क्षेत्र है, इसे दक्षिण भारत का मुख्य स्थल बताया उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के। यानी उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का जो मुख्य स्थल है वो कर्नाटक का बेलारी क्षेत्र है। किसके लिए? उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के लिए। ठीक। इसके बाद जो अगली बात आती है, इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु हैं कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम आदि। ठीक है। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम हैं। यानी यहाँ पर भी जो उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता है उसके भी प्रमाण मिले हैं इन जगहों से भी। ठीक। इन प्रदेशों की जगहों से भी जो है उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अर्थात यहाँ पर भी ये सभ्यता विकसित थी। इस काल का जो मानव था यहाँ पर भी निवास करता था। आगे आते हैं कि इस समय के प्राप्त पत्थर के जो औजार हैं गहरे ट्रैप के बने थे जिन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश लगी थी। ठीक है। इस समय के प्रस्तर उपकरण या पाषाण उपकरण या पत्थर के जो औजार हैं। ठीक है। प्रस्तर उपकरण का मतलब पत्थर के औजार गहरे ट्रैप के बने हैं। गहरे ट्रैप यानी डार्क ट्रैप रॉक गहरे ट्रैप रॉक के बने हैं जिन पर एक विशेष प्रकार की
जिन पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश होती थी। औजारों के ऊपर एक जो है विशेष प्रकार की पॉलिश की जाती थी। होती थी, ठीक। और उत्तर नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कुल्डी हवा नामक स्थान से मिलता है। उत्तर, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि मतलब ये जो उत्तर पाषाण कालीन है, इसी में जब और आगे विकास हुआ, यानी उत्तर नवपाषाण काल, उत्तर नवपाषाण काल में चावल की खेती, मैंने बताया कि जब ये सभ्यता आगे धीरे धीरे विकसित होने लगी तो लोग जो है आखेट से उठ करके जो है कृषि कार्य में भी संलग्न होने लगे, पशुओं को भी पालतू बनाने लगे और कृषि कार्य में संलग्न होने लगे। तो उत्तर नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य, चावल की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य या प्राचीन प्रमाण, ठीक है, प्राचीन साक्ष्य इलाहाबाद के नजदीक कुल्डीहिवा, इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नाम बदल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो अब प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद के नजदीक कुल्डीहिवा या कोल्डी हवा जगह का नाम है, कोल्डीहिवा, या कुछ किताबों में कोल्डी हवा लिखा मिलता है। कोल्डी हवा जगह का नाम है, ठीक है, कोल्डीहिवा नामक स्थान से मिलता है। नामक स्थान से मिलता है, यानी चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, सबसे पहले प्रमाण जो कृषि कार्य किए जाने लगा। तो इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि चावल की खेती करने का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होता है, इलाहाबाद के नजदीक कुल्डीहिवा नामक स्थान से। तो इसे नोट कर लीजिए। और ये जो चावल की खेती का प्रमाण है, इसका समय जो है, इसका समय 7,000 से 8,000, ठीक है, सॉरी 6,000, 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व यानी BC माना जाता है, माना जाता है, ठीक।
ये समय हो गया इसका। इस समय तक पाषाणकालीन सभ्यता काफी विकसित हो चुकी थी। नोट कर लीजिए इसे। उत्तरोत्तर ये सभ्यता विकसित होती जा रही थी। ठीक, इस समय तक यह सभ्यता काफी विकसित हो चुकी थी। काफी विकसित हो चुकी थी, यानी यह सभ्यता अब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। यानी ईसा से 7,000 से लेकर के 6,000 साल पहले तक ये सभ्यता काफ़ी डेवलप हो गई थी, विकसित हो चुकी थी। अब मनुष्य आखेटक पशुपालक से आगे निकलकर खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता भी बन गया था। यानी जो मनुष्य था इस समय का, वो शिकार के जीवन से आगे बढ़ कर के कृषि के जो उत्पाद थे, यानी जो फसलें थीं, उनको पैदा करने वाला, उनको सुरक्षित रखने वाला और स्वयं उसका उपयोग करने वाला बन गया था। यानी उसका उत्पादक और संग्रहकर्ता और साथ ही साथ उपभोक्ता भी बन गया था। तो ये जो है सुधार हो चुके थे इस समय तक। अब जो है वो खानाबदोश वाले जीवन को त्याग कर स्थायित्वपूर्ण जीवन की ओर आकर्षित होने लगा। खानाबदोश क्या होता है? मिग्रेटेड लाइफ। यानी आज यहाँ मान लीजिए आज कानपुर में और आगे बढ़ करके वो जा रहा है, तो 1 महीने बाद वो इलाहाबाद पहुँच गया। इलाहाबाद, तो ये खानाबदोश स्थायी नहीं, कुछ दिन यहाँ मतलब आगे बढ़ता चला गया। अब ये क्या है कि कानपुर से चला आगे जो है, फिर मलवा पहुँचा, फिर फतेहपुर रुका, फिर जो है ये फतेहपुर से आगे जो है खागा रुका, और इसके बाद कौशाम्बी जनपद, इसके बाद इलाहाबाद। तो इस तरह से ये जो रुकता हुआ जा रहा है, इसे खानाबदोश जीवन कहते हैं, खानाबदोश। ठीक, और इसी को मिग्रेटेड लाइफ कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो है स्थायी तो नहीं होता है, आज यहाँ कल वहाँ, ये खानाबदोश जीवन कहलाता है। तो इस समय जो मानव था, या इस समय का जो मनुष्य था, ठीक है, इस समय का मानव, ठीक, इस समय का मानव खानाबदोश जीवन त्याग कर स्थायित्व पूर्ण जीवन की ओर बढ़ने लगा था, ठीक।
संभवतः उसे जो है उस बर्तन बनाने का विज्ञान हो गया था, उसे बर्तन बनाने की तकनीक का विज्ञान हो गया था, उसे बर्तन बनाने, और ये बर्तन चाक में बनाए जाते थे, ठीक है, उसे बर्तन बनाने की तकनीक का भी ज्ञान हो गया था। अब वो बर्तन बनाने लगा था चाक पर, ठीक है। साथ ही साथ अभी भी उम्मीद यह की जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी ये वस्त्रों की स्थान पर जानवरों की खाल ही पहनते थे। समझ में आया? यानी उत्तर पाषाण काल में अभी कपड़े बुनने की कला का ज्ञान नहीं हुआ था, अतः ये लोग जो थे यानी उत्तर पाषाण कालीन लोग जो थे वो कपड़ों के स्थान पर यानी वस्त्रों के स्थान पर जानवरों की खाल का ही प्रयोग करते थे, ठीक। उत्तर पाषाण काल की कुछ पर्वत कंदराओं और बर्तनों से चित्रकारी का आभास होता है। उत्तर पाषाण कालीन कुछ पर्वत कंदराओं यानी पर्वत की जो गुफाएं होती हैं, ठीक, उसे कंदरा कहते हैं, पहाड़ों की गुफाएं एवं कुछ बर्तनों से चित्रकारी का आभास होता है। यानी चित्रकारी भी करने लगा था, ऐसा प्रतीत होता है। चित्रकारी का आभास होता है, ठीक। अब जो है अगली बात आती है कि कृषि कर्म का आरंभ तो उत्तर पाषाण काल में अवश्य हुआ, पर सर्वप्रथम कृषि किस स्थान पर प्रारंभ हुई ये विवाद का विषय है। यानी उत्तर पाषाण कालीन में कृषि कार्य आरंभ तो हो गया, लेकिन सबसे पहले किस स्थान पर आरंभ हुआ ये जो है विवाद का विषय बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। 1977 से चल रही खुदाई में अब तक प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कर्म का पहला साक्ष्य मिलता है। यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कृषि कर्म यानी खेती की शुरुआत किए जाने का पहला स्थान, कृषि कर्म का पहला स्थान सिंध और बलूचिस्तान की सीमा, सिंध और बलूचिस्तान अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर खेती किसानी सबसे पहले किस जगह आरंभ की गई, कहाँ शुरू की गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहला स्थल है वो सिंध और बलूचिस्तान की सीमा
पर स्थित कच्छी मैदान बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी मैदान कच्छी कच्छी मैदान सॉरी कच्छी मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान है। कच्छी मैदान में बोलन नदी के किनारे बोलन नदी के किनारे बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि कार्य सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में आरंभ हुआ। बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़, ठीक, ये स्थान है किसका? कृषि कार्य आरंभ किए जाने का पहला स्थान। खेती किसानी सबसे पहले कहां पर शुरू हुई, ठीक। और इस सभ्यता के लोग अग्नि का प्रयोग आरंभ कर दिए थे। यानी अग्नि का जो आविष्कार हुआ वो उत्तर पाषाण काल में, या इसी को हम नवपाषाण काल भी कहते हैं। इस समय के लोग अग्नि का प्रयोग आरंभ कर दिए थे। यानी आग का आविष्कार इस समय तक हो चुका था नवपाषाण काल में। समझ में आ गई बात? और कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। यानी कुंभकारी का मतलब घड़े बनाने की जो कला है, चाक में घड़े बनाने की कला, ठीक है, कुंभकारी कहलाती है। तो कुंभकारी भी जो है यानी चाक पर बर्तन बनाने की कला का विकास भी नवपाषाण काल में हुआ, ठीक। ये उत्तर पाषाण काल ये है, ठीक है। तो कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टि गोचर होती है। यानी इसी काल में जो है ये उभर कर सामने आती है कि ये लोग बर्तन बनाने की कला से परिचित हो चुके थे, यानी घड़े वगैरह बनाने की कला से परिचित हो चुके थे, दृष्टिगोचर होती है। तो इस तरह से ये जो है नवपाषाण काल की सभ्यता विकसित हुई। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कहीं कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपका स्वागत है। नए छात्रों से पुनः अनुरोध, प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए वीडियो जो है
प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।